प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत राष्ट्र संघ के विषय में चर्चा करेंगे। राष्ट्र संघ पेरिस शांति सम्मेलन की वर्साय संधि की देन था। राष्ट्र संघ के समझौते में एक प्रारूप के अतिरिक्त 26 धाराएं थीं। राष्ट्र संघ समझौते की प्रथम 7 धाराएं इसके संवैधानिक प्रारूप से संबंधित थीं। प्रारंभिक सदस्यता वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले 32 मित्र राष्ट्रों और 14 तटस्थ राष्ट्रों को दी गई। असेंबली की 2/3 बहुमत से नए सदस्य बनाए जा सकते थे। सदस्यता से अलग होने के लिए 2 वर्ष पूर्व नोटिस देना आवश्यक था। ये सब बातें प्रथम धारा में थी। धारा 2 से 5 तक असेंबली और परिषद के संगठन, उनके अधिकारों का वर्णन था। धारा 6-7 में महासचिव तथा इसके स्टाफ की नियुक्ति के साथ राष्ट्र संघ के कार्यालय को जिनेवा में स्थापित करने की व्यवस्था थी। धारा 8-9 में निशस्त्रीकरण की योजना थी। धारा 10 से 17 अंतर्राष्ट्रीय विवादों की शांतिपूर्ण निपटारे से संबंधित थी। राष्ट्र संघ के समझौते से मेल न खाने वाली पहले की संधियों की धारा 20 के अनुसार रद्द करना निश्चय किया गया। धारा 22 का संबंध मैंडेट व्यवस्था से था। धारा 23 के अनुसार राष्ट्र संघ के सदस्यों ने राष्ट्र संघ के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत पेरिस शांति सम्मेलन के माध्यम से जर्मनी के उपनिवेश तथा तुर्की के अनेक क्षेत्र राष्ट्र संघ के नेतृत्व में रख दिए गए। इसे मैंडेट सिस्टम या अधिदेश प्रणाली का नाम दिया गया। राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के अंतर्गत साधारण सभा या असेंबली, परिषद या काउंसिल तथा सचिवालय या सेक्रेटरीट प्रमुख थे। साधारण सभा में संघ के सभी सदस्य सम्मिलित थे। परिषद के सदस्यों की संख्या सीमित थी। इसमें 2 प्रकार के सदस्य थे, स्थायी और अस्थायी। अमेरिका के सदस्य न बनने पर सन 20 में स्थायी अस्थायी 4-4 का अनुपात लाया गया। सन 39 में केवल ब्रिटेन, फ्रांस 2 ही स्थायी सदस्य रह गए। सचिवालय का प्रधान महासचिव होता था। इसके अधीन 2 उप सचिव, 2 अवर सचिव और 750 अन्य कर्मचारी कार्य करते थे। यह कई भागों में विभक्त था। राष्ट्र संघ का चौथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था। राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्य शांति स्थापित करने का था। इस उद्देश्य से एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हॉलैंड के हेग नगर में की गई। प्रारंभ में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 4 उप न्यायाधीश थे। उनकी अवधि 9 वर्ष होती थी। 5वां अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, इसके 3 भाग थे: साधारण श्रमिक सभा, शासन परिषद, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। राष्ट्र संघ के कार्यों को प्रशासन संबंधी कार्य, अधिदेश संबंधी कार्य, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, गैर राजनीतिक कार्य और अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना संबंधी कार्यों के अंतर्गत बांटा गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्र संघ कार्य करता रहा। शांति संस्थापक के रूप में राष्ट्र संघ ने अनेक विवादों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे ऑलैंड विवाद, विल्ना विवाद, मेमेल विवाद, अल्बानिया विवाद, इटली अबिसिनिया युद्ध, स्पेन का गृह युद्ध, मंचूरिया का संकट आदि। इनमें जिन विवादों में महाशक्तियां सम्मिलित नहीं थीं, उसमें राष्ट्र संघ को सफलता मिली, और जिनमें महाशक्तियां सम्मिलित थीं, उसमें राष्ट्र संघ केवल मूक दर्शक के रूप में बैठा रहा या केवल सतही कार्य करता रहा। राष्ट्र संघ अंततः विफल हो गया। इसकी विफलता के अनेक महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका असहयोग। राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका ने निभाई थी, लेकिन अमेरिका की सीनेट ने अमेरिका के राष्ट्रपति इस कार्य में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। फलतः अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका। अमेरिका के सदस्य न होने से राष्ट्र संघ दृढ़ता का परिचय नहीं दे सका। राष्ट्र संघ में आक्रामकता को दंडित करने के लिए धारा 16 थी। इसका प्रावधान विचलन के प्रयत्नों द्वारा रखा गया था, लेकिन अमेरिका द्वारा राष्ट्र संघ से अलग रह जाने के कारण यह संदिग्ध हो गई, क्योंकि इस तरह पर ब्रिटेन को आपत्ति थी। राष्ट्र संघ की सीमित सदस्यता। राष्ट्र संघ के इतिहास में कभी अवसर नहीं आया कि जब विश्व के सभी बड़े राष्ट्र इसके सदस्य रहे हों। सोवियत रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की को प्रारंभ में सदस्य नहीं बनाया गया। ऐसा माना जाने लगा कि राष्ट्र संघ पेरिस की शांति व्यवस्थाओं को स्थापित रखने के लिए बनाया गया विजेताओं का संघ है, यह सार्वभौमिक संघ नहीं है। सदस्यों में आपसी मनमुटाव, संघ के सभी सदस्यों के मध्य सहमति के लिए आवश्यक था कि उनके हित किसी स्तर पर समान हों, लेकिन
उनमें हमेशा मनमुटाव रहा। पूर्ण रूप से राष्ट्रसंघ का भार दो राष्ट्रों पर था। ब्रिटेन और फ्रांस वे अपने परस्पर विरोधी हितों के कारण कभी एक मत नहीं हो पाए। स्थिति समस्या तब बढ़ गई जब ब्रिटेन और फ्रांस ने तुष्टीकरण की नीति पर चलने का काम शुरू किया। फ्रांस राष्ट्रसंघ को जर्मनी की शक्ति पर नियंत्रण के माध्यम के रूप में देखता था, जबकि ब्रिटेन जर्मनी का तुष्टीकरण करता था। रूस राष्ट्रसंघ को पश्चिमी देशों का साम्राज्यवादी गुट समझता था और जर्मनी राष्ट्रसंघ को वर्साय की संधि की कठोर शर्तों को समाप्त करने का साधन समझने लगा। आर्थिक संकट प्रथम विश्व के परिणाम स्वरूप अधिकांश राष्ट्रों को आर्थिक हानि हुई, इसलिए हर राष्ट्र आर्थिक संकट से घिरा था। सभी के ये प्रयास थे कि कैसे इस परिस्थिति से निकला जाए। 1929-31 की आर्थिक मंदी का भी विश्व पर विपरीत प्रभाव पड़ा। राष्ट्रसंघ की सफलता परस्पर सहयोग पर आधारित थी, किंतु विश्व के बड़े और शक्तिशाली राष्ट्र कठिन आर्थिक दौर से गुजर रहे थे। निरंकुश शासक विश्व में राजाओं की निरंकुशता का अंत हुआ तो तानाशाहों की निरंकुशता ने इसका स्थान ले लिया। इटली और में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाहों को उदय हुआ। ये दोनों युद्ध को अनिवार्य और आवश्यक मानते थे, इसलिए शांति की अवधारणा धूमिल होती गई। राष्ट्रसंघ के संविधान में दोष, इसमें कुछ कमियां थी, जैसे किसी महत्वपूर्ण समस्या पर परिषद का निर्णय सर्वसम्मति होना आवश्यक था, लेकिन यह सर्वसम्मति कभी नहीं बन पाई। राष्ट्रसंघ उन विवादों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था जिन मसले को घरेलू समस्या के घेरे में रख दिया जाता था। आक्रांता को सुनिश्चित रूप से धारा 16 के अनुसार परिभाषित नहीं किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सेना का अभाव, राष्ट्रसंघ द्वारा किसी भी दोषी राष्ट्र के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने के लिए सदस्य राष्ट्रों से सैनिक सहायता मांगी जा सकती थी, परंतु यह सदस्य राष्ट्र पर निर्भर करता था, उस पर कोई अनिवार्यता नहीं थी। निशस्त्रीकरण में विफलता, राष्ट्रसंघ अपने संविधान की 8वीं धारा के अनुसार निशस्त्रीकरण नहीं करा सका। समीक्षा, राष्ट्रसंघ की स्थापना उच्च आदर्शों पर आधारित थी, परंतु आरंभ में ही यह स्पष्ट हो गया था कि यूरोप की कूटनीतिक प्रणाली शांति के स्वरूप को अधिक महत्व नहीं देती थी। कूटनीतिक आदर्शों में सामंजस्य बिठाना कठिन है। वस्तुतः राष्ट्रसंघ के स्थापना पश्चात यूरोप की स्थिति उस व्यक्ति के समान थी जो सत्य को आदर्श रूप में स्वीकार तो करता है, परंतु सच बोलने का साहस नहीं करता। यूरोप के देश शांति की आकांक्षा रखते थे, परंतु वे शांति बनाए रखने के लिए उन समस्याओं को समाप्त करने का साहस नहीं करते थे जो युद्ध के लिए उत्तरदायी थीं। किसी भी संगठन को तभी सफलता मिल सकती है जब विश्व के सभी देश प्रतिस्पर्धा, द्वेष, कूटनीति, गुटबंदी आदि को भूल जाएं, परंतु यह समय वह समय नहीं था, इसलिए राष्ट्रसंघ इन परिस्थितियों में काम नहीं कर सका और विफल हो गया। धन्यवाद।